अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो है उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस। यू मस्ट हैव सीन एंड टच्ड वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स को टच किया होगा। डू यू थिंक दैट दे ऑल फील द सेम? तो क्या वो सब सेम फील होते हैं? वॉट डू यू फील वेन यू टच अ चेयर और वुडन टेबल इन योर क्लासरूम? आपको वुडन टेबल या चेयर को जब आप टच करते हो तो कैसा फील होता है? कैन यू कंप्रेस दैम? क्या आप उनको सिकोड़ सकते हो? क्या आप उनको श्रिंक कर सकते हो? इज इट पॉसिबल टू स्क्रैच ऑन एनी टाइप ऑफ मटेरियल? क्या हर टाइप के मटेरियल पे हम स्क्रैच कर सकते हैं? द मटेरियल सच एज आयरन एंड वुड आर हार्ड टू टच एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, आयरन होता है, वुड होता है या कोई भी मेटल होता है, तो वो टच करने में तो हार्ड फील होते हैं और उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। You must have seen that some of the things like sponge और cotton are compressible। लेकिन जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कॉटन होता है या स्पॉन्ज होता है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो सब कंप्रेसिबल होते हैं। द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड आर और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, वेयर एज द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली या जिन पे हम स्क्रैच कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। हार्डनेस ऑफ मटेरियल कैन बी इजीली फेल्ट बाय टचिंग। सम मटेरियल्स आर हार्ड टू टच वेयर एज सम आर सॉफ्ट। तो टच करके हमको पता चलता है कि कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। द मटेरियल्स विच आर हार्ड टू टच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और जो मटेरियल्स ऐसे कंप्रेस करने में हार्ड होते हैं और टच करने में हार्ड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। Thus the objects which need to be strong and sturdy should be made of hard material। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको स्ट्रॉन्ग और स्टडी होना चाहिए, जिनको कंप्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम हार्ड मटेरियल से बनाते हैं। For example, the furniture needs to be strong and sturdy, so it is usually made of wood or wrought iron। तो जैसे फर्नीचर होता है तो उस पर हमको बैठना होता है, चढ़ना होता है, तो उसको अगर वो कंप्रेस हो जाएगा तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो उसको ऐसे मटेरियल से बनाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होते हैं या स्टडी होते हैं। तो इसीलिए या तो फर्नीचर वुड से बनता है या रॉट आयरन से बनता है। रॉट आयरन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का आयरन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई मटेरियल पानी में घुल सकता है या नहीं घुल सकता है। द सब्सटेंस विच कम्प्लीटली डिजॉल्व एंड मिक्सड विथ वाटर आर said to be soluble in water and others which do not dissolve in water are said to be insoluble in water। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूबल इन वाटर, और जो दूसरे होते हैं जो नहीं घुलते हैं उनको हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल वाटर। अब पानी जो है, वी फाइंड दैट वाटर हैज अ ग्रेट कैपेसिटी टू डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस इनटू इट, दस इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि पानी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो घुल सकती हैं। अब जैसे इस टेबल में बताया गया है कि कौन से सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, कौन से पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए वो सॉल्यूबल है। सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए वो सॉल्यूबल है। चॉक पाउडर डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो इनसॉल्यूबल है। सैंड जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो इनसॉल्यूबल है। तो जब भी सॉलिड सब्सटेंस अगर पानी में डाले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। लेकिन अगर लिक्विड्स को डाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो अगर लिक्विड को डाला जाता है तो उसको बोला जाता है मिसिबल या इमिसिबल। अब जैसे ये टेबल है, अगर मिल्क जो है उसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? मिल्क को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो होता है मिसिबल। लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल को डालेंगे तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो नहीं मिक्स होगा, इसलिए वो होता है इमिसिबल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कोकोनट ऑयल को, ऑरेंज जूस को और विनेगर को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा। ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं, ये तीनों लिक्विड जो हैं, ये
इमिसिबल है या मिसिबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। हैव यू एवर थॉट दैट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लोज्ड ग्लास विंडो, व्हाई आर यू एबल टू सी आउटसाइड थ्रू द ग्लास विंडो पेन, but if the wooden door of your house is closed, you will not be able to see anything outside. Why? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ग्लास पेन होता है किसी विंडो पे या डोर पे तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर वुडन पेन होता है, अगर वो वुड का होता है उसका दरवाजा, तो हम उसके आसपास नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? The simple reason behind that is light, which is able to pass through certain things and enable us to see through them clearly. It does not pass through some objects and hence you are not able to see through them at all. Here glass allows light to pass through but wood does not. ऐसा इसलिए होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो तो लाइट को अपने आर पार होने देते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लाइट को पास होने नहीं देते हैं। तो जो सब्सटेंसेस लाइट को पास होने देते हैं उनके आसपास आप देख सकते हो, उनको आप आर पार देख सकते हो, लेकिन जो सब्सटेंसेस लाइट को पास नहीं होने देते हैं उनके आर पार आप नहीं देख सकते हो। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर एंड ग्लास. द मटेरियल्स सच एज कार्डबोर्ड्स, मेटल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड आर कॉल्ड opaque. The materials through which only some light can pass are called translucent. For example, butter paper and cellophane paper. अब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो लाइट को पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, उससे लाइट पास हो सकती है। क्लीन वाटर, उसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स जैसे कार्डबोर्ड, मेटल्स, वुड, ये लाइट को अपने आर पार नहीं होने देते, इसीलिए हम उनके आर पार नहीं देख सकते, तो इनको हम बोलते हैं ओपेक। और जो मटेरियल अपने आर पार लाइट को थोड़ा पास होने देते हैं, बाकी रोक लेते हैं, जिनके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट, जैसे कि बटर पेपर या सेलोफेन पेपर। Do you know why the shopkeepers keep their things in glass or plastic jar? They are never kept in wooden or metallic boxes so that we can see through them clearly and choose what to buy. अब शॉप पे आप जब भी कभी जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं वो वुडन या मेटेलिक बॉक्सेस में रखने के बजाय ग्लास या प्लास्टिक जार में रखी जाती है, क्योंकि अगर हम उनके देख सकते हैं तो फिर हम उनको खरीद सकते हैं, हम उनको चूज कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ये आपने क्लास 5 में भी पढ़ा था। Many a times we have seen that when we drop a piece of chalk or an eraser in water, it straight away goes to the bottom of the container. But if we drop a piece of thermocol or a piece of sponge, it floats. Why does this happen? जब हम पानी में कभी चौक का पीस या इरेजर अगर डाल दे तो वो सीधे बॉटम में चला जाता है। फॉर दैट मैटर कोई भी हैवी चीज़ डालते हैं तो वो सीधे बॉटम में चली जाती है। लेकिन अगर हम उसमें थर्मोकॉल या लकड़ी का कोई टुकड़ा या स्पॉन्ज डालें तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली व्हेन यू वर मिक्सिंग लिक्विड्स इन वाटर, यू नोटिस दैट वाटर व्हाइल मिक्सिंग oil in water, it does not mix and keeps floating on the surface of water, forming a layer. The objects which are heavier sink and go to the bottom, whereas the objects which are lighter keep floating. ऐसे ही जब आप लिक्विड्स की एक्टिविटी करोगे आप टेबल 4 वाली, तो उसमें आप देखोगे कि ऑयल जो है वो पानी के नीचे नहीं जाता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ें पानी से हल्की होती है, जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वो चीज़ें फ्लोट करती हैं, और जो चीज़ें हैवी होती है, जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, वो चीज़ें जो हैं वो सिंक हो जाती हैं। वाई क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब ये क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर वेरियस मटेरियल्स अराउंड अस दैट हैव डिफरेंट properties. It is very difficult for us to sort out the materials like that. Thus, classification or grouping of materials is done.
Classification is a method for understanding the properties of the things. With classification, you group similar things together. Scientists use classification systems to help us study the properties of things around us. They use classification to organize information and objects. The world would be really a difficult place to live in if we do not organize things. The classification of things is based on a given set of criteria and is a method for understanding variety of interrelationships. Imagine trying to look for a book in the library or to purchase a particular type of cloth from a shop. अब क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर उनको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उसको ग्रुपिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अब उनकी अगर प्रॉपर्टीज सेम है और आप अगर उनको क्लासीफाई कर देते हो तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है. अब अगर आसपास आप देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं. अब जैसे साइंटिस्ट हैं, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ताकि हम चीज़ों को स्टडी कर पाएँ इजीली. अगर वो क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप को समझना या उसको ऑर्गेनाइज करना या चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अब आप एक बार इमेजिन करो कि आप लाइब्रेरी में हो और अगर वहाँ पर बुक्स को क्लासीफाई नहीं किया गया है कि ये साइंस की बुक्स हैं, ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये सिविक्स की बुक्स हैं, ये आर्ट की बुक्स हैं, तो अगर आपको वहाँ पे कोई बुक ढूंढना है तो कितना डिफ़िकल्ट होगा. लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ ये साइंस का सेक्शन है तो मुझे साइंस की बुक इसी सेक्शन में मिलेगी, तो आप उस बुक को ईजिली ढूंढ सकते हो. इसीलिए क्लासिफिकेशन करना और ग्रुपिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है.